हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो जियोग्राफी की सीरीज चल रही है उस जियोग्राफी की सीरीज का आप बढ़िया आनंद ले रहे हैं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ में भी आ रहा है और जो पढ़ाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता से भी आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कहीं पे लगता है कि गुणवत्ता या क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप और बता सकते हैं। हम आपको इस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाएंगे जैसे कि आप जो परचेज करते हैं ऑनलाइन कोर्स उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहां से पढ़ने के बाद में किसी और जगह से जियोग्राफी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हालांकि हमने कोशिश यही की है कि जो जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, चाहे मैथ हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, या हम आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो एफिशिएंसी क्लासेज हैं जो कि कंप्यूटर की हैं उनको भी लेके आएंगे और हम हिस्ट्री और आपकी जो पॉलिटी है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्या हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में। पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है, भूवैज्ञानिक समय सारणी का मतलब क्या हुआ भाई? हम क्या बोलते हैं, हम अपनी एज तो बताते हैं कि हाँ भाई पहले मेरा बाल्यकाल आया था, बाल्यकाल के बाद में मेरी युवावस्था आई थी, युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था आएगी। तो एक फेजेज चलती है ना हमारे लाइफ के अंदर। हम अगर अपनी 100 साल की लाइफ की बातें करें तो 100 साल की लाइफ के अंदर कुछ फेजेज हैं, तो उन फेजेज को ही तो हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारी पृथ्वी का जो जीवन काल है उस पृथ्वी के जीवन काल को भी कई फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कई देखो, एक होता है कल्प। कल्प जो है वो समय का छोटा मानदंड है और जब हम बड़े टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो महाकल्प बोलते हैं। तो जब हम पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर कौन कौन से महाकल्प आए और वर्तमान में कौन कौन से महाकल्प या वर्तमान में कौन सा महाकल्प जो है वो अभी चल रहा है। पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर जो महाकल्प हैं उन महाकल्पों में कौन कौन से महाकल्प आते हैं। उन महाकल्प में हम पढ़ेंगे कि एक होता है हमारा एजोइक महाकल्प, एक आता है हमारा एजोइक महाकल्प, एजोइक या एजोइक महाकल्प। एक हम पढ़ेंगे यहां पे पेलियोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प। एक हम पढ़ेंगे यहां पर मीसोजोइक महाकल्प। एक हम पढ़ेंगे यहां पर सिएनोजोइक महाकल्प। सिएनोजोइक महाकल्प। और एक हम पढ़ेंगे यहां पर हमारा नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। तो हमारी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी की हम बात करें, नियोजोइक महाकल्प वर्तमान का महाकल्प है जिसमें होमोसेपियंस मानव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के ऊपर जो महाकल्प हैं जो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को बताने का काम कर रहे हैं, ये महाकल्प कौन कौन से हैं? ये महाकल्प आपका एजोइक महाकल्प आता है, ये आपका पेलियोजोइक महाकल्प आता है, ये आपका मीसोजोइक महाकल्प आता है, ये आपका सिनोजोइक महाकल्प आता है और आपका ये नियोजोइक महाकल्प आता है। अब जो आपका एजोइक महाकल्प है उस एजोइक महाकल्प की खास बात क्या है? इस एजोइक महाकल्प की खास बात है कि एजोइक महाकल्प जो है इसमें आपके आते हैं, एक आता है आपका आर्कियन युग आता है, एक आपका क्या आता है आर्कियन युग आता है, एक आपका आता है प्री कैम्ब्रियन युग आता है, प्री कैम्ब्रियन युग आता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी आती हैं? एक तो इसमें आता है आपका आर्कियन, एक आता है आपका प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन कौन सा होता है? आर्कियन जो है ये 250 बीसी का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, और जो आपका प्री कैम्ब्रियन है ये 150 बीसी का टाइम ड्यूरेशन है, बिफोर द बर्थ ऑफ
क्राइस्ट। ठीक है, तो आर्कियन आया, दूसरा कौन सा आया आपका प्री कैम्ब्रियन आया। जो आपका आर्कियन था, वो आर्कियन की खास बात क्या है, जो आर्कियन है उस आर्कियन की खास बात क्या है, आर्कियन की खास बात है कि पृथ्वी की जो प्राचीनतम सेल है, प्राचीनतम सेल कौन सी है, प्राचीनतम सेल है आपकी आग्नेय सेल। पृथ्वी की कौन सी प्राचीनतम सेल है, पृथ्वी की जो प्राचीन सेल है वो कौन सी है, आर्कियन सेल है। ठीक है, सॉरी आग्नेय सेल है। तो पृथ्वी की प्राचीनतम सेल यानी कि जो आग्नेय सेल है, उस आग्नेय सेल का निर्माण जो है वो कौन सी फेज में हुआ, वो 250 करोड़ बीसी पर, जो 250 करोड़ बीसी है, सॉरी ये 250 करोड़ था ना, सीबीसी लिख दो उसको। ठीक है, तो जो 250 करोड़ बीसी वर्ष पूर्व आपका जो आग्नेय सेल थी, उस आग्नेय सेल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। आग्नेय सेल क्या है, आग्नेय सेल पृथ्वी की प्राचीनतम सेल का उदाहरण है। दूसरा कौन सा आया आपका, दूसरा प्री कैम्ब्रियन आया। प्री कैम्ब्रियन जो था, उस प्री कैम्ब्रियन के अंदर पहली बार पर्वतीकरण हुआ। प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ, जो फर्स्ट पर्वतीकरण हुआ, प्रथम पर्वतीकरण हुआ, प्रथम पर्वतीकरण हुआ। यह प्रथम पर्वतीकरण कब हुआ, प्रथम पर्वतीकरण प्री कैम्ब्रियन जो है फेज है, उस प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर हुआ। और इससे क्या बना, इससे आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इससे आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इससे आपकी कडप्पा क्रम की चट्टानें, इससे आपकी विंध्यन सेल चट्टानें। इससे क्या क्या हुआ, जो फर्स्ट पर्वतीकरण हुआ वो कब हुआ, फर्स्ट पर्वतीकरण आपकी प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर हुआ। और इस प्री कैम्ब्रियन फेज में फर्स्ट पर्वतीकरण होने से आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आपकी कडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अरावली एवं विंध्याचल पर्वत की जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति भी कब हुई, तो इसी प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर हमारी अरावली और विंध्याचल पर्वत की भी उत्पत्ति हुई। क्योंकि ना हमने बताया है ना कि आपको फर्स्ट पर्वतीकरण यहीं पर हुआ है, अरावली एंड विंध्याचल पर्वत जो है, अरावली और विंध्याचल पर्वत उत्पत्ति भी कहां पर हुई, इसी प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर ही हुई। तो एजोइक महाकल्प, अच्छा ये जो प्री कैम्ब्रियन था ना, ये प्रथम हिमयुग था। हिमयुग का मतलब जब सब कुछ बर्फ से ढका हुआ होता है तो उसे हिमयुग बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हिमयुग था, फर्स्ट हिमयुग था, तो फर्स्ट हिमयुग क्या था, फर्स्ट हिमयुग आपका प्री कैम्ब्रियन फेज थी। ठीक है, यानी कि जो आपका एजोइक महाकल्प था, उस एजोइक महाकल्प को दो कल्पों के अंदर आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में डिवाइड किया गया। आर्कियन के अंदर पृथ्वी की जो प्राचीनतम चट्टानें होती है, जिनको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, उन आग्नेय चट्टाने का निर्माण हुआ। और जो आपका प्री कैम्ब्रियन फेज है, उस प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर पहला हिमयुग था, फर्स्ट पर्वतीकरण हुआ और यहां से धारवाड़ क्रम की, कडप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, भारत में इन चट्टानों का निर्माण हुआ और अरावली एवं विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसीलिए अरावली पर्वतमाला को क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन पर्वतमाला का एग्जाम्पल देते हैं। आजकल तो क्या है अरावली, आजकल अरावली अपने बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि उत्खनन इतना बढ़ गया है जिसके कारण से कंटिन्यूअसली अरावली की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अपने राजस्थान के अंदर क्या है, अपने राजस्थान में जो वर्षा है, वर्षा के लिए अरावली ही जिम्मेदार है। अब वर्षा अरावली का जैसे जैसे खनन होगा, लेंथ कम होती जाएगी, बादलों को रोक नहीं पाएगी, और जब बादलों को रोक नहीं पाएगी तो वर्षा क्या होगी, सने सने कम होती जाएगी और फिर बंद ही हो जाएगी। एक तो ऑलरेडी हम सूखे से जूझ रहे होते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका मध्य अरावली वाला एरिया है, जो कि आपका ये अजमेर साइड के अंदर पड़ता है, यहाँ तो अरावली की हाइट सबसे कम है। तो यहाँ तो वैसे भी क्या बन रहा है, मरुस्थल के विस्तार के अंदर मध्य अरावली का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है, इसलिए रोल है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है, और पश्चिमी राजस्थान से जो हवाएं चल रही हैं वो मध्य अरावली से होते हुए जब पूर्वी राजस्थान की ओर आएंगी तो पश्चिमी राजस्थान से वो अपने साथ रेत लेके आएंगी, जिसके कारण से क्या होगा, मरुस्थल का विस्तार पूर्वी राजस्थान की ओर भी हो जाएगा। तो पहाड़ों का उत्खनन, जो नेचर ने हमें चीजें दी हैं, वो नेचर के द्वारा दी गई चीजें हमारे लिए हर प्रकार से बेनिफिशियल हैं। हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, मानव ने क्या किया, अपने फायदे के लिए चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। फर्स्ट औद्योगिक क्रांति हुई, फर्स्ट औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता गया। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से जूझ रहे हैं, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री एरिया बढ़ रहा है,
जो भूगर्भिक जल स्रोत है उनका दोहन इस हिसाब से हमारे द्वारा कर दिया गया कि अब भूगर्भिक जल स्रोत जो है वो कम होते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से वर्षा के अंदर कमी आ गई है और साथ ही साथ चट्टानों के उत्खनन से, हमारी पर्वतीय श्रृंखलाओं के उत्खनन से, लगातार इनके अंदर खुदाई करते रहने से इनकी हाइट्स कम हो रही हैं। इनकी जो है वो हाइट कम होने के कारण से वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इन फ्यूचर भुगतनी पड़ेंगी। अगर हम आज नहीं चेते तो हम फिर चेतने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार जब समय निकल जाए, हम कहते हैं ना कि चिड़ी फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तो फिर हमारे पास कुछ बचा नहीं होगा सिवाय रोने धोने के कि हम पहले चीजों को मैनेज कर सकते थे और हमने नहीं किया। चलिए ठीक है, वापस अपने पॉइंट की ओर आते हैं। ये किसकी बात थी? एजोइक महाकल्प की बात थी। एजोइक महाकल्प के बाद में फिर आता है हमारा पेलियोजोइक कल्प। ठीक है, सेकंड कौन सा आता है हमारा सेकंड जो है वो आता है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक कल्प जो है, इस पेलियोजोइक के अंदर टोटल 6, पेलियोजोइक महाकल्प के अंदर टोटल आपके क्या आते हैं? टोटल इसके अंदर आपके 6 कल्प आते हैं। कौन कौन से छाएंगे? या हमें काम करते हैं, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक को एक बार हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास पेलियोजोइक के लिए जगह बच जाए। इसको हम क्या करते हैं? इरेज कर लेते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या आता है हमारे पास? सेकंड हमारे पास आता है पेलियोजोइक महाकल्प। जो पेलियोजोइक महाकल्प है, इस पेलियोजोइक महाकल्प को प्रथम जीवकल्प के नाम से भी जानते हैं। सो किस नाम से जानते हैं? इसको प्रथम जीवकल्प के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं प्रथम जीवकल्प? प्रथम जीवकल्प इसको इसलिए बोलते हैं कि जो डिवोनियन युग आएगा, इस डिवोनियन युग के अंदर मछली का निर्माण होता है। पहला जीव आ गया ना मछली के रूप में। तो जो आपका पेलियोजोइक महाकल्प है, इस पेलियोजोइक महाकल्प में आपका कैम्ब्रियन आता है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन पहले एजोइक में निकल चुका है। तो आपका कैम्ब्रियन आता है, आपका ओर्डोविशियन आता है, आपका सिल्यूरियन आता है, आपका डिवोनियन आता है, आपका कार्बोनिफेरस आता है और आपका पर्मियन आता है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये सारे के सारे पेलियोजोइक में आते हैं। इसमें से जो आपका डिवोनियन कल्प आता है, इस डिवोनियन कल्प को मछली युग बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमारी पृथ्वी के ऊपर मछली की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए पेलियोजोइक महाकल्प को क्या बोलते हैं? पेलियोजोइक महाकल्प को प्रथम जीवकल्प के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। क्लियर है इतना? क्या बोलते हैं इसको? प्रथम जीवकल्प के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या बताया मैंने? इसमें मैंने बताया ए पॉइंट आपका कैम्ब्रियन बताया आपको, बी क्या बताया मैंने आपको? ऑर्डोविशियन बताया, सी क्या बताया मैंने आपको? वो आपका सिल्यूरियन बताया, ऐसे लिखते हैं उसको ना। डी क्या बताया मैंने आपको? डी बताया आपको डिवोनियन बताया, डिवोनियन। ई क्या बताया? कार्बोनिफेरस बताया। और एफ क्या बताया मैंने आपको? वो बताया पर्मियन। ठीक है, ये 6 के आगे इसके अंदर 6 इसमें कल्प आ गए। पहला कौन सा? कैम्ब्रियन आया, फिर आपका ओर्डोविशियन आया, फिर आपका सिल्यूरियन आया, फिर आपका डिवोनियन आया, फिर कार्बोनिफेरस आया, फिर आपका पर्मियन आ गया। ये इसमें क्या आ गए? ये इसके अंदर आपके कल्प आ गए। जो कैम्ब्रियन है ये 60 करोड़ बीसी टाइम का इसका क्या है? ड्यूरेशन है। जो ओर्डोविशियन है ये 55 करोड़ बीसी टाइम का इसका ड्यूरेशन है। और जो सिल्यूरियन है ये आपका 50 करोड़ बीसी जो है वो सिल्यूरियन का ड्यूरेशन है। जो सिल्यूरियन है, इस सिल्यूरियन पीरियड के दौरान क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर सेकंड पर्वतीकरण होता है। सेकंड पर्वतीकरण कब होता है? सेकंड पर्वतीकरण जो है उस सिल्यूरियन फेज के दौरान होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैलिडोनियन हलचल। किस नाम से जानते हैं सेकंड पर्वतीकरण को? सेकंड पर्वतीकरण को कैलिडोनियन हलचल के नाम से, कैलिडोनियन हलचल के नाम से जाना जाता है। कैलिडोनियन हलचल के दौरान किसका निर्माण होता है? यहां पर जो यूएसए के अंदर पाए जाने वाला अपलेशियन पर्वत है, यूएसए में कौन सा है? अपलेशियन पर्वत, तो यूएसए में पाया जाता है। और आपका यूरोप के अंदर पाए जाने वाला जो यूराल पर्वत है, यूरोप का यूराल पर्वत और यूएसए में पाए जाने वाला अपलेशियन पर्वत, इनका फॉर्मेशन जो है वो इसी कैलिडोनियन हलचल के फलस्वरूप होता है। इसी कारण से इन दोनों पर्वतों को क्या बोलते हैं? इसी कारण से इन दोनों पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वत के नाम से भी जानते हैं, कैलिडोनियन
कैलिडोनियन पर्वत जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना? तो क्या हुआ कि सिल्यूरियन कल्प के अंदर आपका कैलिडोनियन हलचल हुई, कैलिडोनियन हलचल के कारण से सेकंड पर्वतीकरण हुआ, और इसके दौरान अपलेशियन जो कि यूएसए में प्रेजेंट है और यूराल जो कि यूरोप में प्रेजेंट है, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। क्योंकि कैलिडोनियन हलचल के कारण से ये पर्वत बने हैं, इस कारण से इन पर्वत को कैलिडोनियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया कि डिवोनियन कल्प आया, इस डिवोनियन कल्प के अंदर किसका निर्माण हुआ? इसके अंदर मछली का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी पर मछली युग आ गया। कब से कब तक था ये तो 44 करोड़ बीसी टाइम का क्या था, इसका ड्यूरेशन था। डिवोनियन के बाद में क्या आया? कार्बोनिफेरस आया, और आप सभी जानते हो कार्बोनिफेरस में क्या बना है? कार्बोनिफेरस के अंदर कोयले का फॉर्मेशन हुआ है। जो कार्बोनिफेरस है उस कार्बोनिफेरस के अंदर क्या किसका निर्माण हुआ है? कोयला संरचना का निर्माण जो है, कोयला संरचना का जो निर्माण है वो कौन सी फेज में हुआ? कार्बोनिफेरस में हुआ है। कौन से क्रम का कोयला बना है? तो इस फेज में इंडिया के अंदर गोंडवाना संरचना का कोयला बना है। कौन सी संरचना का? गोंडवाना संरचना का कोयला इंडिया के अंदर बना है। कौन सी फेज में? कार्बोनिफेरस में। कब से कब तक है ये 35 करोड़ बीसी के पहले का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, 35 करोड़ बीसी इसका क्या हो गया? टाइम ड्यूरेशन हो गया। और फाइनली जो बचता, अच्छा एक चीज और है, जो कार्बोनिफेरस है, इस कार्बोनिफेरस के अंदर पृथ्वी पर सेकंड हिमयुग का आगमन हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के ऊपर सेकंड हिमयुग कब आया, तो पृथ्वी पर जो सेकंड हिमयुग आया, सेकंड हिमयुग पृथ्वी पर आया, वो आपके कार्बोनिफेरस फेज के अंदर आया। और फाइनली जो बचता है वो कौन सा बचता है? एक नया पेज ले लेते हैं। वो बचता है हमारा कौन सा? वो बचता है हमारा परमीनियन बचता है। कौन सा? परमियन। ठीक है, ठीक है। परमियन जो है इसकी खास बात क्या है कि 27 करोड़ बीसी जो था वो उसका टाइम ड्यूरेशन था। परमियन के जो परमियन है, इस परमियन के दौरान पृथ्वी पर क्या होता है? तीसरा पर्वतीकरण, थर्ड पर्वतीकरण होता है। पहला कहां हुआ था? पहला पर्वतीकरण जब हम एजोइक महाकल्प पढ़ रहे थे, तो उस एजोइक महाकल्प के अंदर हमने प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर पहला पर्वतीकरण बताया था, और पहला हिमयुग भी हमने वहीं बताया था। सेकेंड पर्वतीकरण हमने पेलियोजोइक महाकल्प में बताया था, उसकी सिल्यूरियन कल्प के दौरान कैलिडोनियन हलचल। और तीसरा पर्वतीकरण जो परमियन फेज है, उस परमियन फेज के दौरान होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हर्षिनियन हलचल के नाम से, हर्षिनियन हलचल के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? हर्षिनियन हलचल के नाम से जानते हैं। और इसके दौरान जो पर्वत बने वो कौन से बने? जैसे एक बनता है आपका होर्ज पर्वत। होर्ज पर्वत कहां पाया जाता है? ये आपके जर्मनी के अंदर पाया गया पर्वत है। एक बनता आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो पृथ्वी के ऊपर अब तक हम पेलियोजोइक महाकल्प तक पढ़ चुके हैं, और पेलियोजोइक महाकल्प तक हमने क्या बताया कि यहां पर 3 पर्वतीकरण हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला पर्वतीकरण प्री कैम्ब्रियन के अंदर, दूसरा पर्वतीकरण सिल्यूरियन के अंदर, और तीसरा पर्वतीकरण परमियन के अंदर। इन पर्वतीकरण से फर्स्ट पर्वतीकरण में अरावली विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं, सेकंड पर्वतीकरण के अंदर अपलेशियन और यूराल पर्वत श्रृंखलाएं, और थर्ड पर्वतीकरण जिसको हर्षिनियन हलचल कहते हैं, जर्मनी का होर्ज और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बनने वाले पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का हम अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।